कुछ मामले मीडिया ने इतने गलत तरीके से उठाए कि उससे तफ्तीश जो है ना वो भी प्रभावित होती है, जो न्याय प्रक्रिया के लिए बड़ी गलत है। इस पूरे केस में आपको मतलब संज्ञान में कोई बातें आई हो, क्या चीज सामने आई कि किस चीज को मीडिया ट्रायल बनाया गया, या फिर ऐसे कोई तथ्य उजागर कर दिए गए हो कि जिनके कारण आपको लगा हो कि यार ये गलत। न्यूज चैनलों में देख रहा था, नहीं जी वो अलग रह रहे थे, वो अलग रह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। 10% मामला फाल्सली और फैब्रिकेटेड दौरान जो मैंने मीडिया में देख रहा था वो सारी बातें फैक्टों से बिल्कुल डिफरेंस थी। क्या आप ये मानते कि माननीय न्यायालय जो है उसने चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर ली चाहे हाई कोर्ट की बात कर ली, तो क्या मीडिया ट्रायल के प्रभाव में आकर आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। पिछले कुछ दिनों से आप एक मामले को देख रहे होंगे, एक मामला आपके संज्ञान में होगा, बड़ा ही पेचीदा मामला है, और मामला है एक गुरुग्राम के आसपास के नामी ग्रामी स्कूल का। नामी ग्रामी स्कूल के अंदर एक महिला अध्यापक है और उस महिला अध्यापक के ऊपर जो आरोप हैं वो बड़े आरोप हैं। आरोप ये हैं कि उन्होंने अपने ही एक विद्यार्थी के साथ में शारीरिक शोषण किया है, उनका यौन शोषण किया है। और वो यौन शोषण की जो खबरें आई हैं वो इस प्रकार से आई हैं कि वो महिला अध्यापक उस जो युवा स्टूडेंट है उसको पहले अपने घर पे बुलाती रही और उसके बाद में जगह जगह पे जहाँ भी जो होटल्स वगैरह हैं उनके अंदर उसको लेकर के जाती रही। बाद में उसके पिता ने जो शिकायतें हैं वो दर्ज करवाई और उसके बाद में आपके सामने दो चीज़ें और भी आई होंगी कि पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो महिला अध्यापक है उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी है वो खारिज हुई थी और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट से भी वो अग्रिम जमानत की जो अर्जी है वो खारिज हो गई थी। और उसी महिला अध्यापक के वकील हमारे साथ में मौजूद हैं जो उनके केस की पैरवी कर रहे हैं, राकेश लांबा जी। और राकेश लांबा जी उस विषय में जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कैसे क्या है सब कुछ। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। राकेश जी, आप जो महिला अध्यापक हैं उसके वकील हैं, तो आप ये बताएं, पहले तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आपके पास कब ये केस आया और फिर उस टाइम पे शुरुआती दृष्टि में जब आपने देखा तो मामला क्या था? देखो, पहली बात तो एक बात बड़ी जो है ना, प्रजातंत्र के अंदर पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं और अखबारों की कटिंग से जी, अखबार की नॉलेज से माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान लेकर उसको रिट मानते हैं जी, तो पत्रकार को जब भी कोई बात जो है ना करनी चाहिए तो पूरी तब निष्पक्षता से और उसकी पूरी जांच किए बगैर नहीं करनी चाहिए। मैं प्रदेश के बहुत बड़े बड़े मामलों में वकील रहा हूँ, चाहे कनीना रेप वाला मामला लगा लो, चाहे किसान आंदोलन के दौरान मामला लगा लो। कुछ मामले मीडिया ने इतने गलत तरीके से उठाए कि उससे तफ्तीश जो है ना वो भी प्रभावित होती है, जो न्याय प्रक्रिया के लिए बड़ी गलत है। किसी भी मामले में किसी भी मामले को न्याय तक पहुंचाने के लिए उसमें तफ्तीश का जो इन्वेस्टिगेशन है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है जी, और इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और निष्पक्ष हो। इस इन्वेस्टिगेशन जितनी निष्पक्ष होगी, जितनी फेयर होगी, उतना ही न्याय व्यक्ति को मिलेगा। और न्याय में तफ्तीश का बड़ा अहम रोल होता है। और जो मीडिया ट्रायल बना दी जाती हैं, मीडिया ट्रायल जो बना दी जाती हैं उससे तफ्तीश कहीं ना कहीं इफेक्टिव होती है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ इसमें मैं आपको बताऊँ, जी, इफेक्ट बताऊँगा। कभी भी किसी भी तरीके के जो ऐसे मामले होते हैं, माननीय हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन होती है और एज पर लॉ है कि आप किसी की आइडेंटिफाइड डिस्क्लोज नहीं करोगे। और पता नहीं क्या इन्होंने डिस्क्लोज करी कि कौन टीचर था कौन नहीं था, क्या वो उसकी टीचर थी, दैट इज़ द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप बगैर किसी तफ्तीश के आधार पर किसी की न्यूज़ चलाते हो, कोई बात करते हो, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पत्रकार को ज़्यादा निष्पक्षता से, समझदारी से वो काम करना चाहिए। और अभी ये जो मामला है, हर आदमी को राइट है कि वो अपने, अगर कोई फाल्सली केस किसी के अगेंस्ट दर्ज हो जाता है तो क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा या तो क्वेश्चन के लिए जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएगा। वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए गई थी जो उसका कानूनी राइट है और जो है ना वो तो माननीय अदालत ने देखना होता है। और उसके बाद जैसे ही उनको वो नहीं हुआ तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश हुए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपनी बात कही। और मुझे लगता है कि तफ्तीश की जो कर रही है
तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बड़ी फेयर तफ्तीश करेगी, सारे तथ्य उसके भी पूछेगी जो तफ्तीश के मामले हैं, और तफ्तीश के बाद जो भी मामला होगा ट्रायल में, तो इसको एक तो मीडिया ट्रायल ना बनाया जाए, क्योंकि मीडिया ट्रायल बनाने से गलत तथ्य अदालत के सामने जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी प्रभावित होती है, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया तो नहीं प्रभावित होती। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ इसमें, इस पूरे केस में आपको मतलब संज्ञान में कोई बातें आई हों, क्या चीज़ सामने आई कि किस चीज़ को मीडिया ट्रायल बनाया गया, या फिर ऐसे कोई तथ्य उजागर कर दिए गए हों कि जिनके कारण आपको लगा हो कि यार ये गलत हुआ है? गलत कई तथ्य हैं, जैसे एक बात करें कि भाई जैसे उसकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, दोनों ही बड़े रेपुटेटेड परिवार से हैं और रेपुटेटेड जॉब पर थे दोनों, और हाईली क्वालिफाइड हैं, और जो है ना दोनों मेरे पास जब भी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो आए हैं, तो दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई उनके कहीं डिफरेंसिव हो। अब जो कई मैं न्यूज़ चैनलों में देख रहा था, नहीं जी वो अलग रह रहे थे, वो अलग रह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला जैसे भी जो है ना अभी तफ्तीश पूरी होगी, इसलिए तफ्तीश के दौरान मैं इस मामले में सारी बातें नहीं बता सकता, और जैसे ही तफ्तीश कंप्लीट होगी, तफ्तीश कंप्लीट होने के बाद और जब माननीय अदालत में साक्ष्य ट्रायल शुरू होगी तो सारी बातें सामने आएंगी, और 110% मामला फाल्सली और फैब्रिकेटेड है। किसी भी तरीके से जो है ना किसी भी तरीके से मामला प्रमा फेसी भी साबित नहीं होता, और आगे ट्रायल में तो होना ही नहीं कुछ इसका। अच्छा, वकील होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, मामला है क्या, आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है? मैं मामला अगर मैं एज ए वकील जो इसमें मैंने बात बताई कि आप देखो, मैं जो है ना पिछले दिनों जाट एजिटेशन में वकील था, वो तो मैं जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ माजरा खापकार उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने तफ्तीश सही कराई। नहीं मीडिया ट्रायल ने तो पता नहीं कितने बच्चों को, कितने आदमियों को जी ये गिल्टी है, इसने यहाँ था और इसको वो करा, और जब वो सारी बात तफ्तीश हुई तो आप यकीन मानोगे कि जो मीडिया में जो बातें थी वो बिल्कुल नहीं थी। इसी तरीके से बड़ा चर्चित मामला था एक कनीना रेप केस का, आई एम आल्सो एडवोकेट ऑन दिस केस, उसमें भी मैं वकील था डिफेंडेंट का। तो एक जमींदार आदमी को बोले जो जिसका टुब्बल था उसके खिलाफ अनाप शनाप जो है न मीडिया, बड़े बड़े मीडिया सेंटर चलाते रहे, और जब तफ्तीश हुई, चालान हुआ, ट्रायल चली, तो उस आदमी का दोष ही नहीं पाया। उसको तो ये भी नहीं पता था कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो इस तरीके से कई बार मीडिया ट्रायल से नुकसान हो जाता है। तो मीडिया ट्रायल ना करके उसको फेयर, अगर कोई पत्रकार साथी को न्यूज़ चलाता है तो उसने दोनों पक्षों को पूछना चाहिए, पीड़ित पक्ष को, दूसरा पक्ष को, उसको भी, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद निष्पक्षता से बात करनी चाहिए। मुझे जो बात लगी, जो इसमें जो दौरान जो मैंने मीडिया में देख रहा था, वो सारी बातें फैक्टों से बिल्कुल डिफरेंस थी। जो बात के फैक्ट हैं ना तो वो एफआईआर में दर्ज हैं, और मैं ये सारी बातें दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि बाउंडेशन होती है, तो उसको मैं जहाँ लेडीज़ का मामला होता है मैं आइडेंटिफिकेशन भी वो नहीं करती। एक पत्रकार साथी तो कोई फ़ोटो भी दिखा रहे थे कि कहीं वो उसका था, ऐसे नहीं कर होता। और मैं इसके लिए एक और बात भी बताता हूँ, जैसे ही माननीय अदालत खुलेगी अभी 1 तारीख को, तो मैं दरख्वास्त लगाऊंगा कि इसकी कोई भी मीडिया कवरेज ना की जाए इस केस की, क्योंकि उससे मीडिया कवरेज से इन्वेस्टिगेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम उमरली इंसान ही हैं। और जैसे मैंने 2 उदाहरण भी दिए आपको कि अगर उस समय एसपी लेवल के अधिकारियों ने जाट एजिटेशन में जो इंक्वायरी करी एसटीएफसी के, और जो एसआईटी बनी थी स्पेशल, जब वो इंक्वायरी करी और ये माजरा खाप के जो हमारे सम्मानित साथी थे वो मुख्यमंत्री से मिले और फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसका रिजल्ट ही कुछ रहा। और बगैर फेयर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो न बड़े वो रहा। तो मैंने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बड़ी फेयर, और मुझे लगता है कि रेवाड़ी की जो पुलिस है वो बड़ी फेयर इसको करेगी, और सारे तफ्तीशी अधिकारी भी बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात होगी, और जो सही तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। और अदालत के अंदर जो है ना सही बात आने के बाद, अब बात रही एंटीसिपेटरी बेल की जी, अग्रिम जमानत एक अलग चीज़ है और शामिल तफ्तीश होना एक अलग चीज़ है। वो माननीय अदालत पर निर्भर था। वैसे तो माननीय अदालत ने बीच में अरेस्ट भी कर रखा था, हमारे गिरफ्तारी पर भी रोक थी, तो ये भगोड़े कहीं नहीं थे। नहीं, अच्छा एक चीज़ है इसी मामले में, क्या आप ये मानते कि माननीय न्यायालय जो है उसने चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर ली चाहे हाई कोर्ट की बात कर ली, तो क्या मीडिया ट्रायल के प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा दिया? मीडिया ट्रायल के प्रभाव में नहीं, मीडिया ने गलत बातें बताई हैं। वो मीडिया ने जो है ना बातें जो है पब्लिक के सामने गलत बताई हैं।
जो माननीय अदालत थी, माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसने उसको अरेस्ट सटी कर रखा था। तो आप उसको कैसे भगोड़ा कह सकते हो, जिसको माननीय अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी, आप भगोड़ा कह रहे हो। जैसे ही उसको जो है ना उसको कहा कि भाई नहीं आपकी एंटीसिपेटरी बेल नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन जो है ना आपकी बेल रिजेक्ट होती है, तो आदमी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने चलेगा। भगोड़ा नहीं, ला रेपुटेटेड आदमी, नो एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट दिस पर्सन, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये है। तो मेरी तो जो बात थी वो ये थी कि समाज में जो है जो गलत बात का, क्योंकि 4 आदमी भी सुनते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है और तफ्तीश प्रभावित होती है। और मैंने 2 आपको उदाहरण भी दिए। आज के दिन बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं मैं कि मान लो दक्षिण हरियाणा में तो हमारी एसोसिएट, हमारा ग्रुप सबसे अच्छा जो है लॉ के रिजल्ट भी ला रहा है, अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छे वो उसकी तरीके से पैरवी भी कर रहे हैं। तो मैं जो है ना, एक तो हमारे साथी थे एडवोकेट साहब, उसने भी इंटरव्यू दिया था, तो इसलिए मेरे को भी आना पड़ा। दूसरी बात क्या है कि फैक्ट सही, पत्रकार को सही फैक्ट बताने चाहिए और तफ्तीश के बाद जो है ना सारे मामले खुलासे हो जाएंगे। कहीं भी इस केस में सिंगल वन भी ऐसी बात नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के दोषी हो। अब अच्छा, मतलब साफ तौर पे आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी जो क्लाइंट है उसको फंसाया जा रहा है इस केस के अंदर, ये कहना चाहते हैं? उसको कहीं ना कहीं जो है ना ये गुमराह चल रहे हैं मामले, कहीं भी उसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है प्रमा फेसी कि उसके खिलाफ कोई मामला बनता हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वहाँ से होटल से भी वीडियोज वगैरह हैं वो मिली हैं, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मार्केट के अंदर आ रही हैं। मैटर ऑफ द एलिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन मोर देन डिफरेंट, मैटर ऑफ एलिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन मोर देन डिफरेंट। मैंने आपको बताया कि क्या क्या वहाँ तो जो है ना आपके, आप देखो कोई भी मामला जो होता है उस मामले के अंदर बाद में इन्वेस्टिगेशन अगर कोई गलत, आप रियान स्कूल का मामला देखो, उसमें हमारे एसोसिएट के साथी थे एडवोकेट जो रोहतक से हैं, उन्हों के पास था वो मामला। उसको आप देखो, उसके ऊपर अभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डीएसपी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनके ऊपर गाजगिरी है कि आप कैसे फाल्सली इम्प्लीकेट कर देते हो। तो मैटर ऑफ ट्रायल है, ये बात तो माननीय अदालत ने देखनी है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अभी तो कोई प्लांटेड कोई एविडेंस आएगी हमारे पास, हम देखेंगे वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, भी कौन होटल की बात है नहीं है। आजकल प्लांटेड भी बातें बहुत होती हैं। तो माननीय अदालत का काम है, माननीय अदालत ने देखनी है दौरान साक्ष्य जो है ना ड्यूरिंग द ट्रायल, अगर भाई क्या क्या बात है क्या नहीं। बाकी प्रमा फेसी कोई भी मुकदमा उसके अगेंस्ट नहीं बनता। और एंटीसिपेटरी बेल का जो है ना माननीय अदालत का, कई एक्ट भी ऐसे होते हैं जैसे पॉस्को एक्ट है, उसमें बड़ी सोच समझ के कोई बात होती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, और अब हम पूरी उसको ट्रायल को फेस करेंगे और किसी भी तरीके से कोई मामला नहीं। जो मैं 3 बातें जो पत्रकार साथियों के साथ चल रही थी, जो मैं न्यूज़ पर देख रहा था, वो गलत थी। वो क्या क्या गलत थी? आके कहते भाई नहीं ये हस्बैंड और वाइफ जो हैं ये अलग रह रहे हैं, इनको हस्बैंड ने ऐसे किया, ऐसा कुछ नहीं था। एज पर FIR, एज पर द वर्सन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे रेपुटेटेड फैमिली है और रेपुटेशन तरीके से रहते हैं। तो पत्रकार साथियों से मेरा ये निवेदन है कि उस बात को साथ आने दें और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दें, फिर मैं आपके सामने बैठ के बताऊंगा कि क्या बातें क्या नहीं। फिलहाल ड्यूरिंग उनके साथ उनके जो है ना विपक्ष में कोई भी एविडेंस नहीं है। जो एलिगेशन है, एलिगेशन तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होंगे, पर जो है ना उसको डेमोक्रेसी, अच्छी न्यायपालिका में भी पत्रकारों का बहुत वो जो है ना हाथ होता है। तो दोनों पक्षों की बात अच्छी चलाई जाए और उस बात को पूरा, आप तो बड़े सम्मानित साथी हो यहाँ और कोसली क्षेत्र में, आपकी हमेशा जो है आपका चैनल और आप अमन जो है ना, अमित अमन की तो आवाज़ ही जो है वो बहुत ही ये मानो कि आप न्याय की आवाज़ मानता हूँ मैं तो। और मीडिया की मैं खुद भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मीडिया के जब भी प्रोग्राम होते हैं, मीडिया के कोई भी प्रोग्राम होते हैं, मेरे को 2-3 बार उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया, मैं जाता भी हूँ। तो एक अच्छे वकील के नाते मैं मीडिया के साथियों को भी बताता हूँ कि आप क्या, कई बार क्या होता है कि लोग करते नहीं, नींद के ऊपर तो लीगल एक्शन भी हो। आप अगर किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हो, आप किसी माइनर की कोई बात करते हो, लेडीज़ के बारे में बात करते हो, तो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। तो जो पत्रकार साथी हैं वो बड़े सम्मानित हैं, तो मैं तो उनको कहूँगा कि भविष्य में और इस केस में भी कवरेज या तो दोनों पक्षों की सुन के करनी चाहिए थी आपने, और किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी आपने। जो मैंने जो मीडिया के माध्यम से जो पता लगाया है, जो मैं सुना है, जो मैंने देखा है, वो गलत है, वो रियल फैक्ट में नहीं है। ना तो प्रोसिक्यूशन का वर्सन है वो, ना कंप्लेनेंट का वर्सन है।
चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे राकेश लांबा जी बता रहे हैं, इनको लगता है कि जो पूरा मामला है वो मीडिया ट्रायल ज़्यादा इस मामले में हुआ है, लेकिन अभी से पूरा का पूरा मामला संज्ञान में भी आना बाकी है और सारी चीज़ें जब कोर्ट के सामने हो जाएंगी तो उसके बाद ही सारी चीज़ों का पता लगेगा। हालांकि अब तक की जो चीज़ें हैं वो यही आ रही थी कि जो अग्रिम जमानत अब तक लगाई गई थी वो सारी खारिज हो चुकी हैं और फिलहाल वकील साहब बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को पेश भी कर दिया है। तो अब आगे आने वाले समय में पता लगेगा, जब पेशियां होंगी, जब डेट्स मिलेंगी, तो उसके बाद में क्या कुछ सुनवाई के अंदर निकल करके सामने आता है वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन इनका आग्रह सिर्फ इतना है कि मीडिया ट्रायल ना चलाया जाए और चीज़ों को बिगाड़ा ना जाए, ये इनका कहना है। बाकी आप लोग क्या उस बारे में सोचते हैं और आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे ख्याल से आसपास में जितने भी मोस्टली लोग हैं सबको पता है कि केस क्या है और अभी तक क्या चला है उसके बारे में सारी चीज़ें आप सभी भी जानते हो, लेकिन आपको एक्चुअल में लगता क्या है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं और क्या इस केस का होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 12वीं के बाद सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला आपके शहर कोसली का एकमात्र कोचिंग सेंटर ICS कोचिंग सेंटर। सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला ICS केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि टॉपर भी देता है। 12वीं के बाद आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, तो आज ही 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें 9053002026। मैं तनुश्री फ्रॉम रेवाड़ी ने नीट में 720 में से 710 स्कोर करके अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। मैं अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी और अपने पेरेंट्स को देती हूँ। आकाश की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, वेल स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल और रेगुलर टेस्टिंग सिस्टम ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट ने मुझे सिर्फ गाइड नहीं किया बल्कि मेरे सपनों को अपना बनाया। ये मेरा अल्टीमेट सक्सेस पार्टनर है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आकाश इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने। आकाश इंस्टीट्यूट, मेरा विश्वास, मेरा सक्सेस।